की, यूजीसी नेट देने के लिए मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स होना जरूरी है। वो स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स अभी हुआ नहीं है, मास्टर्स में दे आर अपीयरिंग, वो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो इंडिया के, तो आपको नेट क्लियर करना होगा। सेट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एलिजिबल हो, आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही जितनी वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, very welcome to this session. Myself Gulshan Akhtar and I mentor the students for paper 1 for UGC NET and JRF and also for paper 2 Commerce. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, हमारे एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो कब तक वैलिड रहेगा, अगर हमने नेट और जेआरएफ क्लियर कर लिया तो कब तक वैलिडिटी रहेगी इसकी, एंड बाकी सारी डिटेल्स यूजीसी नेट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि यूजीसी नेट के से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाए। राइट, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम कब होता है, आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। So this is what we'll be discussing in this video. Let's get started guys. So this is all that we'll be doing. क्या होता है ये एग्जाम से लेके इसकी एलिजिबिलिटी, एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजीसी नेट का पर्पस क्या है। तो हमारे इंडिया में जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट होती है उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट क्लियर होना। अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है तो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप करना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई इन द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, तब आपको क्लियर करना होगा अपना ये यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट होना जरूरी है आपका अपने सब्जेक्ट में, जिस भी आप पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आप एपी बनना चाहते हो। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी की नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो यूजीसी का जो मतलब जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी के बिहाफ पे आपको ये नेट का एग्जाम कराता है। आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है टू बी द एपी। एनटीए आपको 83 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। इसमें हिस्ट्री, कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। दैट इज 83 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने नेट के एग्जामिनेशन को लिख सकते हो। एंड ये एग्जामिनेशन आपका बाय एनुअली होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। सो एक साल में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप एग्जाम दे सको, जून में और दिसंबर में। राइट, तो ये दोनों साइकिल के अंदर आप अपीयर कर सकते हो। सो इट्स गुड कि आपको पूरा एक साल नहीं वेट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्स पूरा एक साल के बाद हमारा एग्जाम आता है, बीट योर नीट एग्जामिनेशन, आप AIEEE ले लो, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें पूरा वेट करना पड़ता है एक साल का। लेकिन यहाँ पर आपको बाय एनुअली एग्जाम होगा, मतलब जून किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ, दिसंबर में अपीयर कर जाओ, दिसंबर नहीं हुआ किसी वजह से, जून में आप दे सकते हो एग्जामिनेशन। सो इट इज कंडक्टेड बाय एनुअली। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हो भाई मैं एलिजिबल हूं, मैं अपीयर हो सकता हूं, तो लेट्स क्विकली डिस्कस कि कौन कौन एलिजिबल है। वो स्टूडेंट्स जिनके मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स आए हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब अगर आपका 54.9% भी है तो फिर वो एलिजिबिलिटी नहीं होगी यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट देने के लिए मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स होना जरूरी है। बट इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी, तब आपको 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर्स में आपको सिक्योर करने होंगे। दैट इज अगर आप मास्टर्स का एग्जाम दे रहे हो तो 50% मार्क्स फॉर दी अदर कैटेगरीज, और जनरल कैटेगरी के लिए मास्टर्स में आपका मास्टर्स क्लियर होना चाहिए विद 55% एग्रीगेट विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स अभी हुआ नहीं है, मास्टर्स में दे आर अपीयरिंग, वो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि अभी हमने मास्टर्स में एडमिशंस लिए हैं, मास्टर्स अभी कर रहे हैं, तो क्या हम यूजीसी नेट और जेआरएफ दे सकते हैं। आंसर है आप दे सकते हो, बट आपका नेट और जेआरएफ सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा, तभी वैलिड होगा जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लोगे 2 साल में। ऑल्सो मास्टर्स के अंदर आपका सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज आपने मास्टर्स 55% से अपना क्लियर किया है,
या अदर कैटेगरीज के लिए 50% से आप अपना मास्टर्स क्लियर करोगे विद इन 2 years। अगर 2 साल के अंदर अंदर आप क्लियर कर लोगे मास्टर्स इस मार्क्स के साथ, तो आपका नेट और जेआरएफ सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अदरवाइज अगर आपने नहीं क्लियर कर पाया आप इस मार्क्स के साथ, या 2 साल में नहीं क्लियर कर पाए अपना मास्टर्स, तो फिर ये सर्टिफिकेट आपका इनवैलिड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 50 और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। इवन दो आपका मास्टर्स क्लियर नहीं हुआ है, आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। फिर आपको बस ध्यान रखना है कि इस एग्रीगेट के साथ 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स क्लियर हो जाए। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, कि वो पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है 1991 19 सितंबर तक, तो फिर उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब किसी का पीएचडी अगर 1991 में 19 सितंबर तक हो गया है या उससे पहले हो गया है, तो उनका मास्टर्स में अगर 50% मार्क्स भी है एंड दे बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट इज 55 ना होके 50% लिया जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, आई होप ये भी पॉइंट मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। एग्जेम्पशंस फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी मैंने आपको बोला नेट क्लियर करना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो इंडिया के, तो आपको नेट क्लियर करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको नेट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। एंड वो कौन से कैंडिडेट्स हैं? वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएचडी कर लिया है प्रायर टू 2009 से पहले, दैट इज 11 जुलाई से पहले या 11 जुलाई 2009 को उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ है, तो उनको नेट देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली एपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा सेट कैंडिडेट्स जिन्होंने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, स्टेट एलिजिबिलिटी। देखो सेट आपका क्या होता है, अगर आप किसी भी सेट एग्जाम को दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हो जे सेट, दैट इज आप सेट दे रहे हो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, तो फिर आपको करना क्या होगा कि आपका अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया सेट, तो आप उसी पर्टिकुलर स्टेट में, लाइक झारखंड के अगर आपने सेट को क्लियर किया, तो वहीं पर आप अपीयर कर सकते हो। उसी पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी उन्हीं वैकेंसीज को आप फिल कर सकते हो। बट यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आपने 2002 से पहले, 1 जून 2002 से पहले अपने सेट एग्जाम को क्लियर किया है, तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम गिविंग नेट। मतलब वो इंडिया में कहीं भी अपीयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर वैकेंसी। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि सपोज आप कोई भी सेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एलिजिबल हो, आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही जितनी वैकेंसी निकलेगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ एग्जेम्पशन ये है कि 2002 से पहले अगर आपने सेट एग्जाम क्लियर किया है, तो आप उसी स्टेट में नहीं, आप इंडिया में कहीं भी जब एपी की वैकेंसी निकलेगी तो उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जेम्पशन। नाउ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जेआरएफ की क्या है? एज लिमिट जेआरएफ की है 30 इयर्स, मतलब 30 साल तक आपको अपना जेआरएफ करना है। अगर 30 साल से ज्यादा आपकी एज हो गई है, तब फिर आप जेआरएफ के लिए अपीयर नहीं कर सकते। अब यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम ना एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है कि जेआरएफ का एग्जाम अलग होगा या नेट का एग्जाम अलग होगा। बट एक एग्जाम का जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। नेट के लिए अपीयर करना चाहते हो सिर्फ, या नेट जेआरएफ के लिए अपीयर करना चाहते हो, तो वो जो नेट जेआरएफ वाला आपका होता है, आप उसके लिए तब तक ही एलिजिबल होते हो टिल द एज ऑफ 30 इयर्स। उसके बाद आप जेआरएफ नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। 30 इयर्स इज द एज। लेकिन अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, तो रिलैक्सेशन मिलती है बाकी कैंडिडेट्स को। सबसे पहले 30 इयर्स की बात करें, तो 30 इयर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। वुमेन्स इसमें नहीं आएंगी जनरल कैटेगरी की, क्योंकि वुमेन्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो वुमेन एप्लीकेंट्स हो या बाकी कैटेगरी के आपके एप्लीकेंट्स हो, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 35 ईयर्स की एज तक वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहती हैं। कैंडिडेट्स जिनको रिसर्च एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट में, उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का, मतलब उनकी भी एज लिमिट होती है 35 ईयर्स। एलएलएम डिग्री वाले, उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का, मतलब 33 ईयर्स तक
दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, JRF का एग्जाम। और आर्म्ड फोर्स वालों को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज 35 इयर्स। यहाँ पर उनको एज तक वो JRF कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर JRF। इसके अलावा JRF की एज लिमिट है, बट देर इज नो एज लिमिट फॉर योर AP। मतलब आपकी एज 30 इयर्स हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, कोई भी एज हो आप, या इससे ज्यादा हो, आप नेट का एग्जाम दे सकते हो किसी भी एज में। तो JRF की एज लिमिट है, बट देर इज नो एज लिमिट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। सो किसी भी एज का कैंडिडेट कैन गिव दिस एग्जामिनेशन, राइट। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर AP। फिर वैकेंसीज आएंगी तो आप उसको फिल कर सकते हो। कमिंग ऑन टू सब्जेक्ट, पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया कि आपके 83 सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर 2 का एग्जाम होता है। जैसे आपका कॉमर्स है तो उसमें आपको डिफरेंट यूनिट्स होंगी, उसके आप सिलेबस को चेक कर सकते हो। तो उसमें आपको डिफरेंट यूनिट्स होंगे जिसके डिटेल्स भी मेंशन है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पेपर 2 आपका खुद का सब्जेक्ट होगा, एंड इस जो भी आपने सब्जेक्ट के ऊपर एग्जामिनेशन देना है नेट का, वो सब्जेक्ट वेरी करेगा फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेपर 2। लेकिन पेपर 1 विल बी आपका बिल्कुल कॉमन होगा, ये जनरल है। मतलब आप हिस्ट्री से अपना नेट देना चाह रहे हो या कॉमर्स से नेट देना चाह रहे हो, वेदर यू वांट टू गिव नेट इन एनी अदर सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी एक्सेट्रा, आपको यहाँ पर पेपर 1 देना ही होगा। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, एंड पेपर 1 में आपको ये 10 यूनिट्स करनी होती है। 1 इज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आपका, जहां पर आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा एंड 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन। आपको क्वेश्चंस पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन से उसके आंसर्स निकालने होंगे। देन यू हैव द कम्युनिकेशन, नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है कम्युनिकेशन यूनिट। इसमें आपको अगेन क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम योर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। Then mathematical, reasoning aptitude, logical reasoning, you have data interpretation, ICT, people development environment, higher education। तो पेपर 1 का सिलेबस काफी डाइवर्स है, काफी कुछ है यहाँ पे पढ़ने को, बट ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी एक साथ। मतलब आप टीचिंग रिसर्च के बारे में सीख ही रहे हो, एनवायरमेंट भी पढ़ रहे हो, ICT नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप पढ़ रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो। एंड मैथ्स से घबराना मत, अगर आपका मैथ्स काफी पहले छूट गया है तो मैथ्स आपके जो आते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब आप कर लोगे। 8 तक की भी आपको मैथ्स अगर क्लियर है, आप 8 तक आपकी मैथ्स अच्छी थी या आपने 8 तक मैथ्स पढ़ी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो 9th 10th से कॉमर्स ले लेते हैं, उन्होंने मैथ्स छोड़ दी होती है, बट स्टिल अगर आपने 8th तक की भी मैथ्स पढ़ी है तो आप ये आराम से हैंडल कर लोगे। इसके अलावा मैथ्स और आप DI की प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ हो जाएगा आपके लिए, आप कर लोगे। कुछ चीजें हैं लाइक अभी इस बार हमारा अगस्त का एग्जाम हुआ था तो हमने टाइम डिस्टेंस से, प्रॉफिट लॉस से, इस तरह के कुछ फिक्स्ड टॉपिक से ही क्वेश्चन देखे थे, तो आप उतना भी पढ़ लोगे तो आराम से कर सकते हो। तो बस यहाँ मैथ से घबराना नहीं, कह रहे मैथ से क्या करेंगे, मैनेजेबल है, हो जाएगा। देन आपके ये 10 यूनिट्स होंगे पेपर 1 के अंदर जो कि आपको पढ़ना होगा। एंड थोड़ा सा अब हमारे जो पेपर 1 की लेवल है डिफिकल्ट आने लग गई है, बट नॉट टू वरी। पेपर 1 में अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो आप पेपर 1 बहुत अच्छे से कर लोगे। अब हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, प्राइस अराउंड 2299 2300 के आसपास पेपर 1 की प्राइस है। आप उसको एनरोल करके पेपर 1 अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। क्या होता है हमारा एग्जाम पैटर्न? सबसे पहले तो आपकी कोई भी क्वेश्चन आपका ऑप्शनल नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 2 से यू आर आस्क्ड 100 क्वेश्चंस। मतलब टोटल 150 का आपका जो है क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल होते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। मतलब आपका पेपर होता है 300 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन होता है ये 300 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये दोनों पेपर आपका कंटिन्यूअस होगा। अब CBT मोड पे होता है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है। तो जब आप एग्जामिनेशन के लिए लॉग इन करोगे तो आपके पास ये 150 क्वेश्चंस पूरे आ जाएंगे और आपको टाइम लिमिट कितनी मिलेगी? 3 घंटे। अब 3 घंटे में आप ये 150 क्वेश्चंस कर लो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हमारी, बस 2 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड पेपर 2 से आपके क्वेश्चंस आते हैं 100। अच्छा, पेपर 1 में भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं,
पेपर 1 से भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं एंड पेपर 2 में भी आपके 10 यूनिट्स आते हैं एंड रफली पेपर 2 में हर यूनिट से आपके बनते हैं 10 क्वेश्चंस रफली। एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 ही बनेगा, ऊपर नीचे भी होता है, बट रफली आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक यूनिट से वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब सोचो 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं तो वो काफी ज्यादा उसके डिटेल, काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पूछ लेते हैं, इसलिए पेपर 1 काफी हमें अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ना है। एंड पेपर 1 की बात करें तो हर यूनिट में से रफली 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रफली। फिर अगेन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपका होता है कि कभी टीचिंग से ज्यादा आ गया तो रिसर्च से कम आ गया, तो वो आप उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, किसी भी यूनिट से आपको कम ज्यादा मिल सकता है। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त वाला, तो हमने देखा किसी शिफ्ट से एलआर के लॉजिकल रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, फिर किसी शिफ्ट में 2-3 आए थे, दूसरी यूनिट से ज्यादा पूछ लिया गया था। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यस आपका ऐसा फिक्स्ड भी नहीं है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ इसी के आसपास होते हैं, हर यूनिट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न था एंड दिस इज ऑल अबाउट यूजीसी नेट। आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर आप एक पर्टिकुलर नेट और जेआरएफ का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप उस एज को मीट करते हो। लेकिन अगर आपकी एज सपोज 35 ईयर्स से ज्यादा हो चुकी है, देन अगेन आप नेट के लिए अपियर कर सकते हो। नेट क्लियर हो गया तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यू विल बी एलिजिबल। आप कहीं भी इंडिया में, लाइक सपोज आप यूपी में रहते हो लेकिन आपका नेट क्लियर है, तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कहीं भी आपकी एपी की वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। So I hope I have cleared the concepts related to UGC NET। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट होगा जो आप जिसका आंसर जानना चाहते हो मुझसे, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना। I'll definitely try to reply all of you, all your doubts, so that UGC NET से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सके। So this is your paper 1 faculty and paper 2 commerce faculty गुलशन अख्तर signing off। मिलते हैं बहुत ही जल्द इस तरह की दूसरी वीडियो में। थैंक यू।